हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आज ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का मार्गदर्शन इनको प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन थे? ए पतंजलि, बी मेगास्थनीज, सी चाणक्य, डी कालिदास। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और यह गंगा नदी के किनारे स्थित थी। यह प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र भी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें एक लाइक जरूर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। ये इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा है, भारत के बारे में। इसका नाम है इंडिका। बिंदुसार किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसने मौर्य साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनानी उसे अमित्र घात भी कहते थे। एक नाम और भी चंद्रगुप्त मौर्य का, अमित्र घात। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल में हुआ था और इस युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ए जैन धर्म, बी वैदिक धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी आजीवक धर्म। कलिंग युद्ध की हिंसा से अशोक बहुत दुखी हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी सही है, बौद्ध धर्म। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी तमिल। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में है। इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसका उद्देश्य आम जनता तक इसको पहुंचाना था। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राकृत। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए युद्ध विस्तार, बी कर वसूली, सी नैतिक आचरण, डी धार्मिक अनुष्ठान। धम्म का अर्थ नैतिक जीवन से है। इसमें अहिंसा, दया और सहिष्णुता पर बल दिया गया है। यह समाज में शांति स्थापित करने का एक प्रयास था। ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिक आचरण। मौर्य प्रशासन में सबसे उच्च अधिकारी कौन होता था? महामात्य, बी अमात्य, सी सेनापति, डी ग्रामिक। मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित था और महामात्य उच्च स्तर के अधिकारी होते थे। वे शासन और प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, महामात्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? ए अलेक्जेंडर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी डेरियस, डी जूलियस सीजर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया। इस संधि के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ।
सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि के तहत क्या हुआ? ए, युद्ध जारी रहा। बी, भारत ने क्षेत्र खोया। सी, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। डी, व्यापार बंद हुआ। संधि के अंतर्गत दोनों के बीच वैवाहिक संबंध बने और सेल्यूकस ने कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंपे। इसके बदले में उसे 500 हाथी प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी सही है, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ए, गुप्तचर। बी, दूत। सी, सैनिक। डी, लेखक। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों का व्यापक जाल था। राजा को गुप्त सूचनाएं दी जाती थी। यह व्यवस्था शासन को मजबूत बनाती थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्तचर। मौर्य काल की प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए, पतंजलि। बी, चाणक्य। सी, मेगास्थनीज। डी, कालिदास। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में प्रशासन और अर्थव्यवस्था और राजनीति का वर्णन है। यह मौर्य शासन का आधार ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चाणक्य। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए, ग्रामिक। बी, महामात्य। सी, सेनापति। डी, दंडपाल। ग्रामीण गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। वह कर संग्रह और कानून व्यवस्था देखता था। यह स्थानीय प्रशासन का हिस्सा होता था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रामिक। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस लिपि ने सहायता की? ए, खरोष्ठी। बी, देवनागरी। सी, ब्राह्मी। डी, तमिल। ब्राह्मी लिपि अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयोग हुई है। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता पाई। इससे अशोक के बारे में जानकारी मिली। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राह्मी। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? ए, अमात्य। बी, महामात्य। सी, धम्म अमात्य। डी, दूत। अशोक ने धम्म महामात्य नियुक्त किए। इनका कार्य नैतिक शिक्षा का प्रचार करना था। वे जनता के कल्याण को ध्यान में रखते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, धम्म महामात्य। अशोक के शिलालेखों में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए, महाराज धीराज। बी, देवा नाम प्रिय। सी, अशोक महान। डी, धर्मराज। अशोक ने अपने शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी लिखवाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। यह उसकी विनम्रता को दर्शाता है। मौर्य काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए, सेनापति। बी, दंडपाल। सी, अमात्य। डी, पुरोहित। सेनापति सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। वह युद्ध और सुरक्षा का दायित्व संभालता था। मौर्य सेना बहुत ज्यादा संगठित थी। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ए, भाग। बी, भोग। सी, शुल्क। डी, दान। भूमि से प्राप्त कर को भाग कहा जाता था। यह उपज का एक हिस्सा होता था और राज्य की आय का मुख्य स्रोत यही था। ऑप्शन नंबर ए सही है, भाग। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में कराया? केवल भारत। बी है केवल श्रीलंका। सी, एशिया के कई देशों में। डी, केवल नेपाल। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक कराया और उसके दूत श्रीलंका, मध्य एशिया आदि गए। इससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, एशिया के कई देशों में। अशोक का पुत्र जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया कौन था? ए, कुश। बी, महेंद्र। सी, बिंदुसार। डी, दशरथ। महेंद्र अशोक का पुत्र था और वह बौद्ध भिक्षु बनकर श्रीलंका गया। उसने वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, महेंद्र। मौर्य काल में व्यापार पर कर कौन वसूलता था? ए, ग्रामिक। बी, शुल्काध्यक्ष। सी, महामात्य। डी, सेनापति।
व्यापार से जुड़े कर को शुल्क कहा जाता था। इसे शुल्काध्यक्ष वसूलते थे और राज्य की आय का ये प्रमुख स्रोत था। अशोक के स्तंभ लेख किस पत्थर से बनाए गए थे? ए ग्रेनाइट, बी बलुआ पत्थर, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। अशोक के स्तंभ चमकदार बलुआ पत्थर से बने थे और इन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। सारनाथ का स्तंभ प्रसिद्ध है। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? ए राजा, बी सेनापति, सी ग्रामिक, डी दूत। राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था, वह अंतिम निर्णय करता था। न्याय व्यवस्था कठोर लेकिन संगठित थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा। अशोक के शासनकाल में निर्मित प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? ए अमरावती, बी सांची, सी भरहुत, डी सारनाथ। सांची का जो स्तूप है यह अशोक के समय में निर्मित हुआ था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद हुआ? ए अशोक, बी दशरथ, सी बृहद्रथ, डी बिंदुसार। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य शासक था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और उसने मौर्य साम्राज्य का अंत किया। शुंग काल में ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए नागरिक, बी ग्रामिक, सी सेनापति, डी दंडपाल। नगर प्रशासन का प्रमुख जो होता था इसको कहा जाता था नगरिक। यह व्यवस्था और कर संग्रह देखता था और यह शहरी शासन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए सही है, नगरिक। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा मुख्यतः क्या थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी तमिल। प्राकृत आम जनता की भाषा थी और अशोक ने अपने संदेश इसी भाषा में लिखवाए, इससे जनता आसानी से समझ सके। मौर्य काल में राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ए व्यापार कर, बी भूमि कर, सी वन कर, डी खनिज कर। मौर्य काल में अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी। भूमि से प्राप्त कर को भाग कहा जाता था। यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर। अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए युद्ध विजय का वर्णन, बी राजाओं की वंशावली, सी धम्म का प्रचार, डी कर नियम बताना। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म का संदेश दिया है और इसमें नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता की बातें लिखी हुई हैं। इनका उद्देश्य जनता को नैतिक मार्ग दिखाना था। मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य क्या था? ए सेना का नेतृत्व, बी कर संग्रह, सी न्याय देना, डी धार्मिक कार्य। समाहर्ता जो है ये राज्य का प्रमुख कर अधिकारी होता था और वह विभिन्न करों की वसूली की देखरेख करता था। यह आर्थिक प्रशासन का महत्वपूर्ण पद था। मौर्य काल में सन्निधाता किससे संबंधित अधिकारी था? ए न्याय व्यवस्था, बी सैन्य प्रशिक्षण, सी भंडार और कोष, डी शिक्षा व्यवस्था। सन्निधाता राज्य के कोष और भंडार का प्रभारी होता था और अनाज और धन का सुरक्षित भंडारण करना उसकी जिम्मेदारी थी। यह पद आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक था। अशोक के शासनकाल में किस पशु को राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया था? ए बैल, बी हाथी, सी सिंह, डी घोड़ा। अशोक के स्तंभों पर सिंह की आकृति बनी हुई है। सारनाथ का सिंह स्तंभ प्रसिद्ध है। आज भी यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंह। मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा का दायित्व किसका था? ए ग्रामिक, बी नगरिक, सी सेनापति, डी महामात्य।
नागरिक नगर प्रशासन और सुरक्षा का प्रमुख होता था। वह कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। यह शहरी प्रशासन का मुख्य अधिकारी था। अशोक ने किस युद्ध के बाद मेरी भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया? ए मगध युद्ध, बी तक्षशिला युद्ध, सी कलिंग युद्ध, डी मालव युद्ध। कलिंग युद्ध में भारी क्षति हुई, जनहानि हुई। इससे अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद उसने धम्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया। मौर्य काल में व्यापार मार्गों की देखरेख कौन करता था? ए शुल्काध्यक्ष, बी समाहर्ता, सी दंडपाल, डी अमात्य। शुल्काध्यक्ष जो था, ये व्यापार और मार्गों से संबंधित कर वसूलता था। वह व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता था। इससे राज्य की आय बढ़ती थी। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? ए बहुत उदार, बी अत्यंत कठोर, सी बिल्कुल नहीं, डी केवल धार्मिक। मौर्य काल में अपराधों के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। इसका उद्देश्य अपराध को रोकना था और अर्थशास्त्र में दंड नीति का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासन का प्रमुख कौन होता था? ए राजा, बी कुमार, सी ग्रामिक, डी पुरोहित। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों का शासन राजकुमारों या कुमारों के हाथ में होता था। वे केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते थे। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? ए अमात्य, बी महामात्य, सी दंडपाल, डी धर्माधिकारी। मौर्य प्रशासन में विभिन्न प्रकार के अधिकारी नियुक्त थे। न्याय और प्रशासन से जुड़े उच्च अधिकारियों को महामात्य कहा जाता था। वे राजा के आदेशों को लागू करते थे। अशोक के स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण पशु आकृतियां किस बात का प्रतीक थी? ए सैन्य शक्ति, बी व्यापार, सी नैतिकता और धम्म, डी कृषि। अशोक के स्तंभों पर सिंह, बैल आदि पशुओं की आकृतियां बनी थी। ये शक्ति के साथ साथ धम्म और नैतिकता के प्रतीक मानी जाती थी। इसका उद्देश्य जनता को नैतिक मार्ग दिखाना था। ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिकता और धम्म। मौर्य काल में अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? ए शिक्षा देना, बी धार्मिक कार्य करना, सी प्रशासन में सहायता, डी सैन्य प्रशिक्षण। अमात्य जो थे ये राजा के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इनको राजा वे राजा को शासन कार्यों में सहायता करते थे। अर्थशास्त्र में इनके कार्यों का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ए अवंती, बी तक्षशिला, सी कलिंग, डी मगध। मगध मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र था। यह सबसे समृद्ध और विस्तृत माना जाता था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, मगध सबसे बड़ा था मौर्य साम्राज्य में। अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? ए युद्ध प्रिय, बी जनता का प्रिय, सी ईश्वर प्रिय, डी पराक्रमी राजा। अशोक स्वयं को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहता था। प्रियदर्शी का अर्थ है जो जनता को प्रिय हो। यह उसकी जन कल्याणकारी सोच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता का प्रिय। मौर्य काल में सड़क निर्माण और यात्रियों की सुविधा किसके द्वारा की जाती थी? ए नागरिक, बी सेनापति, सी राज्य, डी व्यापारिक संघ। मौर्य शासन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता था और सड़कों के किनारे वृक्ष और कुएं बनवाए जाते थे। यह राज्य की जन कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए बदला लेना, बी धन प्राप्त करना, सी अपराध रोकना, डी धार्मिक प्रचार। दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना था। कठोर दंड से लोगों में भय बना रहता था। अर्थशास्त्र में इसे आवश्यक माना गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपराध रोकना। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया। इनका संबंध बौद्ध धर्म से था और बौद्ध स्तूप जो थे बुद्ध भगवान की शिक्षाओं और स्मृतियों के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, बौद्ध धर्म का प्रचार। मौर्य काल में दूत का मुख्य कार्य क्या था? तो दूतों का कार्य संदेश ले जाना और संधियां करना था। संदेश और कूटनीति, यह कूटनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ए अव्यवस्थित, बी केवल सैन्य आधारित, सी अत्यंत संगठित, डी जनमत आधारित। मौर्य प्रशासन बहुत ही सुव्यवस्थित था। केंद्र और प्रांतीय शासन स्पष्ट रूप से निर्धारित था। अर्थशास्त्र से इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अत्यंत संगठित। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस का एक सेट समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोज की। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।